नमस्कार। मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हुए हैं मुंशी प्रेमचंद जी का निबंध साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता लेकर के। यह निबंध यूपीएससी और कई यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में है और इसकी उपयोगिता भी है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद क्या सोचते थे एक साहित्यकार के बारे में, साहित्यकार की लेखनी किस प्रकार की होनी चाहिए, इन सब चीजों पर इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने चर्चा किया है। इस निबंध का हम लोग बिंदुवार सारांश देखते हैं। हमने इसमें से कुछ पॉइंट आउट किए हैं कि किन किन विषयों की मुंशी प्रेमचंद जी चर्चा करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही अच्छा लेखनी लिखते थे, कहानी को भी बहुत अच्छे से सजा के लिखते थे, ये सबको मालूम है। तो इस निबंध को भी वो सजा कर लिखेगा अपनी भाषा में, सरल भाषा में। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले इसकी भूमिका को देखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी इसमें लिखते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ, यह नाम ही मेरे विचार से गलत है। प्रगतिशील लेखक संघ, एक समय प्रगतिशील लेखक संघ बना था, उसमें कुछ उस समय के तत्कालीन लेखक कवि थे जिन लोगों ने मिलकर के बनाया था और एक नई तरह की सोच के साथ लेखन शुरू हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद जी उसी के संदर्भ में यह बात कहते हैं और आगे कहते हैं कि साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। अगर यह उसका स्वभाव न होता तो शायद वह साहित्यकार ही न होता। उसे अपने अंदर भी एक कमी महसूस होती है और बाहर भी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती है। अपनी कल्पना में वह व्यक्ति और समाज को सुख और स्वच्छंदता की जिस अवस्था में देखना चाहता है वह उसे दिखाई नहीं देती। इसलिए वर्तमान मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं से उसका दिल कुढ़ता रहता है। वह इन अप्रिय अवस्थाओं का अंत कर देना चाहता है, जिससे दुनिया में जीने और मरने के लिए इससे अधिक अच्छा स्थान हो जाए। यही वेदना और यही भाव उसके हृदय और मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है। उसका दर्द से भरा हृदय इसे सहन नहीं कर सकता कि एक समुदाय क्यों सामाजिक नियमों और रूढ़ियों के बंधन में पड़कर कष्ट भोगता रहे। क्यों न ऐसे सामान इकट्ठे किए जाएं कि वह गुलामी और गरीबी से छुटकारा पाया जाए। वह इस वेदना की जितनी बेचैनी के साथ अनुभव करता है, उतना ही उसकी रचना में जोर और सच्चाई पैदा होती है। अपनी अनुभूतियों को वह जिस क्रमानुपात में व्यक्त करता है, वही उसकी कला कुशलता का रहस्य है। पर शायद इस विशेषता पर जोर देने की जरूरत इसलिए पड़ी कि प्रगति या उन्नति से प्रत्येक लेखक या ग्रंथकार एक ही अर्थ ग्रहण नहीं करता। ये प्रगतिशीलता के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार प्रगतिशीलता जब नाम रखा गया, प्रगतिशील लेखक संघ नाम रखा गया है, तो आखिरकार उसमें प्रगतिशीलता क्या है, किस तरह की है। तो वहां पे ये एक ही बात उठा करके कह रहे हैं समझाते हुए कि आखिरकार जिस जो नाम रखा गया है उसका मतलब ये नहीं है कि हर लेखक या हर कलाकार वही अर्थ पकड़ेगा जो बाकी पकड़ते हैं। आगे की तरफ फिर वह उन्नति की बात करते हैं। आगे की तरफ प्रेमचंद जी अगला पॉइंट उठाते हैं कि साहित्यकार की कला समाज की उन्नति के लिए हो, और इसके संदर्भ में वो कहते हैं जिन अवस्थाओं को एक समुदाय उन्नति समझ सकता है, दूसरा समुदाय असंदिग्ध अवनति मान सकता है। इसलिए साहित्यकार अपनी कला को किसी उद्देश्य के अधीन नहीं करना चाहता। उसके विचारों में कला केवल मनोभावों को व्यक्तिकरण का नाम है, चाहे उन भावों से व्यक्ति या समाज पर कैसा ही असर क्यों न पड़े। प्रेमचंद जी कहते हैं इसमें कि उन्नति से हमारा तात्पर्य उस स्थिति से है जिससे हम में दृढ़ता और कर्म शक्ति उत्पन्न हो। दृढ़ता और कर्म शक्ति उत्पन्न हो, जिससे हमें अपनी दुखावस्था की अनुभूति हो। हम देखें कि किन अंतर्बाह्य कारणों से हम इस निर्जीवता और हास्य की अवस्था को पहुंच गए और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। आगे कहते हैं प्रेमचंद जी कि हमारे लिए कविता के वे भाव निरर्थक हैं
जिनसे संसार की नश्वरता का आधिपत्य हमारे हृदय पर और दृढ़ हो जाए, जिनसे हमारे हृदयों में नैराश्य छा जाए। वे प्रेम कहानियां जिनसे हमारे मासिक पत्रों के पृष्ठ भरे रहते हैं हमारे लिए अर्थहीन है अगर वे हम में हरकत और गर्मी नहीं पैदा करती। अगर हमने दो नवयुवकों की प्रेम कहानी कह डाली पर उससे हमारे सौंदर्य प्रेम पर कोई असर न पड़ा और पड़ा भी तो केवल इतना ही कि हम उनकी विरह अवस्था पर रोए, तो इससे हम में कौन सा मानसिक या रुचि संबंधी गति पैदा हुई। इन बातों से किसी जमाने में हमें भावावेश हो जाता रहा हो, पर आज के लिए वे बेकार हैं। इस भाव उत्तेजक कला का अब जमाना नहीं रहा। अब तो हमें उस कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश हो। कर्म पे बल देते हैं और आगे इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा है जिसको हम रखेंगे आपके सामने। और फिर प्रेमचंद जी साहित्यकार की कला का उद्देश्य और उपयोगिता की चर्चा करते हैं। इसको हमने कई भागों में बांटा है कि साहित्यकार का कला का उद्देश्य क्या होना चाहिए और उसकी साहित्य की उपयोगिता किस प्रकार होनी चाहिए। तो सबसे पहला इसमें जो बिंदु बनता है वह बनता है आनंद। उद्देश्य में आनंद बनता है, यानी साहित्यकार का कला का जो उद्देश्य हो, एक तो आनंद हो, दूसरा सौंदर्य हो, तीसरा आदर्श, चौथा एक जगह सौंदर्य की परिधि भी बताते हैं कि किस प्रकार से होना चाहिए। तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं और क्या प्रेमचंद जी कहते हैं उसको भी देखते हैं। तो इसमें प्रेमचंद जी कहते हैं कि निसंदेह कला का उद्देश्य सौंदर्य सृष्टि की पुष्टि करना है और वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है, पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। आनंद स्वतः एक उपयोगिता युक्त वस्तु है और उपयोगिता की दृष्टि से एक ही वस्तु से हमें सुख भी होता है और दुख भी। आगे कहते हैं कि हमारे पंथ में अहमवाद अथवा अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रधानता देना वह वस्तु है जो हमें जड़ता, पतन और लापरवाही की ओर ले जाती है, और ऐसी कला हमारे लिए न व्यक्ति रूप से उपयोगी है और न समुदाय रूप में। फिर आगे कहते हैं कि सौंदर्य की चर्चा में कि कलाकार अपनी कला से सौंदर्य की सृष्टि करके परिस्थिति को विकास के उपयोगी बनाता है, परंतु सौंदर्य भी और पदार्थों की तरह स्वरूपस्थ और निरपेक्ष नहीं, उसकी स्थिति भी सापेक्ष है। उदाहरण के लिए कहते हैं कि एक रईस के लिए जो वस्तु सुख का साधन है वही दूसरे के लिए दुख का कारण हो सकती है। आगे प्रेमचंद जी अब आदर्श को ले आते हैं। सौंदर्य की बात हो गई कि कला में सौंदर्य तो होना चाहिए, अब कला में एक आदर्श भी होना चाहिए, उसकी भी चर्चा करते हैं। और आदर्श को लेकर के कहते हैं प्रेमचंद जी कि बंधुत्व और समता, सभ्यता तथा प्रेम सामाजिक जीवन के आरंभ से ही आदर्शवादियों का सुनहला स्वप्न रहे हैं। चर्चा के क्रम में वो आगे कहते हैं कि धर्म प्रवर्तकों ने धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक बंधनों से इस स्वप्न को सच्चाई बनाने का सतत किंतु निष्फल यत्न किया है। महात्मा बुद्ध, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद आदि सभी पैगंबरों और धर्म प्रवर्तकों ने नीति की नींव पर इस समता की इमारत खड़ी करनी चाहिए, पर किसी को सफलता न मिली और छोटे बड़े का भेद जिस निष्ठुर रूप में प्रकट हुआ शायद कभी न हुआ। अब फिर प्रेमचंद जी अपने विचार को रखते हैं और कहते हैं कि जिस आदर्श को हमने सभ्यता के आरंभ से पाला है, जिसके लिए मनुष्य ने ईश्वर जाने कितनी कुर्बानियां की है, जिसकी प्रणीति के लिए धर्मों का आविर्भाव हुआ, मानव समाज का इतिहास, जिस आदर्श की प्राप्ति का इतिहास है, उसे सर्वमान्य समझकर, एक अमिट सच्चाई समझकर हमें उन्नति के मैदान में कदम रखना है। हमें एक ऐसे नए संगठन को सर्वांगपूर्ण बनाना है जहां समानता केवल नैतिक बंधनों पर आश्रित न रहकर अधिक ठोस रूप प्राप्त कर ले। हमारे साहित्य को उसी आदर्श को अपने सामने रखना है। और साहित्यकार की कला का उद्देश्य और उपयोगिता के अंतर्गत ही एक और पॉइंट है, सौंदर्य या सुंदरता।
इसमें प्रेमचंद जी कहते हैं कि हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक यह कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था, उन्हीं की कद्रदानी पर उसका अस्तित्व अवलंबित था और उन्हीं के सुख दुख, आशा निराशा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उसकी निगाह अंतःपुर और बंगलों की ओर उठती थी। झोपड़ी और खंडहर उसके ध्यान के अधिकारी न थे। उन्हें वह मनुष्यता की परिधि के बाहर समझता था। कभी इनकी चर्चा करता भी था तो इनका मजाक उड़ाने के लिए। शुरुआती दौर के साहित्यकारों की चर्चा करते हुए मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि उपवास और नग्नता में भी सौंदर्य का अस्तित्व संभव है। इसे कदाचित वह स्वीकार नहीं करता। उसके लिए सौंदर्य सुंदर स्त्री है, उस बच्चों वाली गरीब रूप रहित स्त्री में नहीं जो बच्चों को खेत की मेड़ पर सुलाए पसीना बहा रही है। उसने निश्चय कर लिया है कि रंग होठों, कपोलों और भौहों में निसंदेह सुंदरता का वास है। उसके उलझे हुए बालों, पपड़ियां पड़े हुए होठों और कुम्हलाए हुए गालों में सौंदर्य का प्रवेश कहां? पर यह दृष्टि सुंदरता के लिए संकीर्ण की दृष्टि है और कहते हैं कि अगर उसकी सौंदर्य देखने वाली दृष्टि में विस्तृति आ जाए तो वह देखेगा कि रंगे होठों और कपोलों की आड़ में अगर रूप, गर्व और निष्ठुरता छिपी है तो इन मुरझाए हुए होठों और कुम्हलाए हुए गालों के आंसुओं में त्याग, श्रद्धा और कष्ट सहिष्णुता है। हाँ, उसमें नफासत नहीं, दिखावा नहीं, सुकुमारता नहीं। और व्यंग करते हुए ये कहते हैं कि हमारी कला यौवन के प्रेम में पागल है और यही नहीं जानती कि जवानी छाती पर हाथ रखकर कविता पढ़ने, नायिका की निष्ठुरता का रोना रोने या उसके रूप, गर्व और चोचलों पर सिर धुनने में नहीं है। जवानी नाम है आदर्शवाद का, हिम्मत का, कठिनाई से मिलने की इच्छा का, आत्मत्याग का। और फिर एक सौंदर्य की परिधि को भी तय करते हैं कि एक सौंदर्य की परिधि भी होना चाहिए। परिधि है, उस पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि यह अवस्था उस समय पैदा होगी जब हमारा सौंदर्य व्यापक हो जाएगा, जब सारी सृष्टि उसकी परिधि में आ जाएगी। वह किसी विशेष श्रेणी तक ही सीमित न होगा। उसकी उड़ान के लिए केवल बाग की चारदीवारी न होगी, किंतु वह वायुमंडल होगा जो सारे भूमंडल को घेरे हुए है। तब कुरुचि हमारे लिए सह्य न होगी, तब हम उसकी जड़ खोदने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएंगे। हम जब ऐसी व्यवस्था को सहन न कर सकेंगे कि हजारों आदमी कुछ अत्याचारियों की गुलामी करे, तभी हम केवल कागज के पृष्ठों पर सृष्टि करके ही संतुष्ट न हो जाएंगे, किंतु उस विधान की सृष्टि करेंगे जो सौंदर्य, सुरुचि, आत्मसम्मान और मनुष्यता का विरोधी न हो। इसी के क्रम में कहते हैं प्रेमचंद जी की साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना न गिराइए। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। सबसे अच्छा एक कोट है यहां पर इनका कि साहित्यकार का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो साहित्यकार से वो उम्मीद करते हैं कि महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना साहित्यकार का लक्ष्य न होना चाहिए, बल्कि साहित्य वह होनी चाहिए जो देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी न होकर के, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती चलने वाली सच्चाई होनी चाहिए। यानी साहित्यकार को आगे आगे बढ़ करके मसाल के तरह रास्ता दिखाना चाहिए उस देश की राजनीति को, जिससे कि वह एक नई दिशा में जा सके। आगे प्रेमचंद जी कहते हैं कि इसमें शक नहीं कि साहित्यकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता, पर यदि हम शिक्षा और जिज्ञासा से प्रकृति की इस देन को बढ़ा सके तो निश्चय ही हम साहित्य की अधिक सेवा कर सकेंगे। अरस्तु ने और दूसरे विद्वानों ने भी साहित्यकार बनने वालों के लिए कड़ी शर्तें लगाई हैं और उनकी मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और भागवत सभ्यता तथा शिक्षा के लिए सिद्धांत और विधियां निश्चित कर दी गई हैं।
मगर आज तो हिंदी में साहित्यकार के लिए प्रवृत्ति मात्र अलम समझी जाती है। यानी केवल साहित्यकार के लिए इच्छा है, बनने के लिए, लिखने की इच्छा है, इसीलिए वह हिंदी में साहित्यकार हो गया। यह प्रेमचंद जी को अच्छा नहीं लगता है। प्रेमचंद जी इस पे चोट करते हैं और कहते हैं आगे कि और किसी प्रकार की तैयारी की उसके लिए आवश्यकता नहीं। वह राजनीति, समाजशास्त्र या मनोविज्ञान से सर्वथा अपरिचित हो, फिर भी वह साहित्यकार है। साहित्यकार को लेकर के आगे के लिए जो समाज में रखा गया आदर्श उस समय रखा गया था, उसको चर्चा करते हुए कहते हैं कि साहित्यकार के सामने आजकल जो आदर्श रखा गया है उसके अनुसार वे सभी विधाएं उसके विशेष अंग बन गई हैं और साहित्य की प्रवृत्ति अहमवाद या व्यक्तिवाद तक परिमित नहीं रही, बल्कि वह मनोविज्ञान और सामाजिक होता जाता है। अब वह व्यक्ति को समाज से अलग नहीं देखता, किंतु उसे समाज के एक अंग रूप में देखता है। इसलिए नहीं कि वह समाज पर हुकूमत करे, उसे अपने स्वार्थ साधन का औजार बनाए, मानो उसमें और समाज में सनातन शत्रुता है, बल्कि इसलिए कि समाज के अस्तित्व के साथ उसका अस्तित्व कायम है और समाज से अलग होकर उसका मूल्य शून्य के बराबर हो जाता है। इसी क्रम में आगे प्रेमचंद जी कहते हैं कि हम में से जिन्हें सर्वोत्तम शिक्षा और सर्वोत्तम मानसिक शक्तियां मिली हैं, उन पर समाज के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी भी है। हम उस मानसिक पूंजीपति को पूजा के योग्य समझेंगे जो समाज के पैसे से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर उसे स्वार्थ साधन में लगाता है। समाज से निजी लाभ उठाना ऐसा काम है जिसे कोई साहित्यकार कभी पसंद नहीं करेगा। और आगे कहते हैं कि उस मानसिक पूंजीपति का कर्तव्य है, यानी साहित्यकार के अंदर में जो सोच है वह एक पूंजी है, यह कहना चाह रहे हैं। और उसको यानी साहित्यकार को एक पूंजीपति कह रहे हैं और कहते हैं कि उस मानसिक पूंजीपति का कर्तव्य है कि वह समाज के लाभ को अपने निज लाभ से अधिक ध्यान देने योग्य समझे, अपनी विद्या और योग्यता से समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की कोशिश करे। वह साहित्य के किसी भी विभाग में प्रवेश क्यों न करे, उसे उस विभाग से विशेषतः और सब विभागों से सामान्यतः परिचय हो। यानी जिस विभाग में, यानी जिस विधा में या जिस तरीके से वो लेखन लिख रहा है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो या सामाजिक हो या स्त्री विमर्श पे हो, विशेषता उसकी तो जानकारी उसे होनी ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि और भागों से यानी और चीजों से वह अछूता हो। नहीं, सामान्यतः जानकारी उस साहित्यकार को होनी ही चाहिए। अब प्रेमचंद जी साहित्य की अवनति का कारण बताते हैं कि साहित्यिक अवनति के कारण क्या है, और उस पर चर्चा में कहते हैं कि हमने समझ रखा है कि साहित्य रचना के लिए आंसू बुद्धि और तेज कलम काफी है, पर यही विचार हमारी साहित्यिक अवनति का कारण है। हमें अपने साहित्य का मानदंड ऊंचा करना होगा, जिसमें वह समाज की अधिक मूल्यवान सेवा कर सके, जिसमें समाज में वह पद मिले जिसका वह अधिकारी है, जिसमें वह जीवन के प्रत्येक विभाग की आलोचना विवेचना कर सके, और हम दूसरी भाषाओं तथा साहित्यों का जूठा खाकर ही संतोष न करें, किंतु खुद भी उस पूंजी को बढ़ाएं। और इसी में आगे कहते हैं कि हमें अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुकूल विषय चुन लेने चाहिए और विषय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहिए। हम जिस आर्थिक अवस्था में जिंदगी बिता रहे हैं उसमें यह काम कठिन अवश्य है, पर हमारा आदर्श ऊंचा रहना चाहिए। हम पहाड़ की चोटी तक न पहुंच सकेंगे तो कमर तक तो पहुंच ही जाएंगे, जो जमीन पर पड़े रहने से कहीं अच्छा है। साहित्यकारों पर व्यंग करते हुए कहते हैं प्रेमचंद जी कि जिन्हें धन वैभव प्यारा है, साहित्य मंदिर में उनके लिए स्थान नहीं है। यहां तो उन उपासकों की आवश्यकता है जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन का सार्थकता मान लिया हो, जिनके दिल में दर्द की तड़प हो और मोहब्बत का जोश हो। अपनी इज्जत तो अपने हाथ है। अगर हम सच्चे दिल से समाज की सेवा करेंगे तो
मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी हमारे पांव चूमेंगी। फिर मान प्रतिष्ठा की चिंता हमें क्यों सताए और उसके न मिलने से हम निराश क्यों हो? सेवा में जो आध्यात्मिक आनंद है वही हमारा पुरस्कार है। हमें समाज पर अपना बड़प्पन जताने, उस पर रौब जमाने की हवस क्यों हो? दूसरों से ज्यादा आराम के साथ रहने की इच्छा भी हमें क्यों सताए? हम अमीरों की श्रेणी में अपनी गिनती क्यों कराएं? हम तो समाज के झंडा लेकर चलने वाले सिपाही हैं और सारी जिंदगी के साथ ऊंची निगाह हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो आदमी सच्चा कलाकार है वह स्वार्थमय जीवन का प्रेमी नहीं हो सकता। आगे परिषद पे यानी संगठन और इस तरह की चीजों को लेकर के जो बैठक होती है उस पर प्रेमचंद चर्चा करते हुए कहते हैं कि हमारी परिषद ने कुछ इसी प्रकार के सिद्धांतों के साथ कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया है। साहित्य का शराब कबाब और राग रंग का मुखापेक्षी बना रहना उसे पसंद नहीं है। हमने चूंकि भाषा प्रेमचंद जी की बहुत अच्छी है और सरल है, मैंने पहले ही कहा, इसलिए प्रेमचंद जी की बातों को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर नहीं करनी है और ना हम उस तरह से कर रहे हैं, चूंकि बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। बातें साफ साफ और बड़े ही अच्छे तरीके से प्रेमचंद जी ने रखा है, जो उनके अपने विचार हैं। आगे कहते हैं वो कि आदर्श व्यापक होने से भाषा अपने आप सरल हो जाती है। भाव सौंदर्य बनाव श्रृंगार से बेपरवाही ही दिख सकता है। जो साहित्यकार अमीरों का मुंह जोहने वाला है वह रईसी रचना शैली स्वीकार करता है। जो जनसाधारण का है वह जनसाधारण की भाषा में लिखता है। हमारा उद्देश्य देश में ऐसा वायुमंडल उत्पन्न कर देना है जिसमें अभीष्ट प्रकार का साहित्य उत्पन्न हो सके और पनप सके। हम चाहते हैं कि साहित्य केंद्रों में हमारी परिषदें स्थापित हों और वहां साहित्य की रचनात्मक प्रवृत्तियों पर नियम पूर्वक चर्चा हो, नियम पढ़े जाएं, बहस हो, आलोचना प्रत्यालोचना हो, तभी वह वायुमंडल तैयार होगा। तभी साहित्य में नए युग का आविर्भाव होगा। और अपना सुझाव देते हुए वो कहते हैं कि हम हर एक सूबे में, हर एक जबान में ऐसी परिषदें स्थापित करना चाहते हैं जिसमें हर एक भाषा में अपना संदेश पहुंचा सकें। यह समझना भूल होगी कि यह हमारी कोई नई कल्पना है। नहीं, देश के साहित्य सेवियों के हृदय में सामुदायिक भावनाएं विद्यमान है। भारत को हर एक भाषा में इस विचार के बीज प्रकृति और परिस्थिति ने पहले ही बो रखे हैं। जगह जगह उसके अखुए भी निकलने लगे हैं। अखुए, जो बीज जब पहली बार खेत में अंकुरित होता है तो उसके ऊपर उसका कवर, यानी अगर चना है तो चना का जो कवर होता है वह जब निकलता है, जब बीज निकलता है तो वो कवर ऊपर की तरफ आ जाता है, जिससे किसान कहता है कि इसकी आंख हो गई है और ये बीज अब अपना आगे की तरफ बढ़ेगा। उसी को अखुआ कहा जाता है। तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि भारत को हर एक भाषा में इस विचार के बीज प्रकृति और परिस्थिति ने पहले से बो रखे हैं। जगह जगह उसके अखुए भी निकलने लगे हैं। उसको सींचना एवं उसके लक्ष्य को पुष्ट करना हमारा उद्देश्य है। और अंत में ये अपनी बातों को रखते हुए कहते हैं कि हम साहित्यकारों में कर्म शक्ति का भाव है, यह एक कड़वी सच्चाई है, पर हम उसकी ओर से आंखें नहीं बंद कर सकते। अभी तक हमने साहित्य का जो आदर्श आप अपने सामने रखा था उसके लिए कर्म की आवश्यकता न थी, कर्म भाव ही उसका गुण था, क्योंकि अक्सर कर्म अपने साथ पक्षपात और संकीर्णता को भी लाता है। अगर कोई आदमी धार्मिक होकर अपनी धार्मिकता पर गर्व करे तो इससे कहीं अच्छा है कि वह धार्मिक न होकर खाओ पियो मौज करो का कायल हो। ऐसा स्वच्छंदाचारी तो ईश्वर की दया का अधिकारी हो भी सकता है, पर धार्मिकता का अभिमान रखने वालों के लिए इसकी संभावना नहीं। और अंत में प्रेमचंद जी अंतिम पैराग्राफ में यहाँ कह रहे हैं, जो हो, जब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरिया गा गा कर सुलाना, केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना था, तब तक तो इसके लिए कर्म की आवश्यकता न थी। वह एक दीवाना था
जिसका गम दूसरे खाते थे, मगर हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते और कसौटी पे कसते हैं। प्रेमचंद जी इस निबंध के शुरू में भी कसौटी की बात करते हैं कि हर चीज कसौटी पे कसी जानी चाहिए, और उसमें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। तो यह था मुंशी प्रेमचंद जी का निबंध साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता। कुछ जगहों पे इस निबंध को और ज्यादा विस्तृत किया गया है, परंतु यूपीएससी के सिलेबस में जो किताब चलती है उसका नाम है निबंध निलय, और उसमें इतना ही दिया गया है जो हमने आपको समरी उसका रखा है, सारांश रखा है। 80% 90% प्रेमचंद जी की बातों को हमने यहाँ पर रखा है आपको। इसमें कोटेशन की कहीं कोई कमी नहीं है, हमने सारी बातें रखी हैं उनकी। चूंकि भाषा अच्छी है और क्लिष्ट भाषा नहीं है, कठिन भाषा नहीं है, इसलिए बातों को समझाने और समझने दोनों में ही यह अच्छा है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी प्रस्तुति। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने साथियों सहपाठियों के साथ शेयर करना न भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। और यदि आपको और वीडियो देखना है निबंध से संबंधित अथवा कहानी उपन्यास से संबंधित, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि हर जगह हमने अलग अलग बनाया है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम फिर आपसे आगे मिलेंगे किसी नए बिंदु पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन अच्छा हो।